आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है जी। और वाई एक्सिस पर उन्होंने वेपर प्रेशर लिया हुआ है, तो वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर जो आज हमारे पास टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है विद इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। और इससे पहले जो हम वेपर प्रेशर पढ़ के आए हैं और एवेपोरेशन पढ़ के आए हैं, कंडेंसेशन पढ़ के आए हैं, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो आज हम इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको वो क्लियर होने चाहिए। हम लास्ट लेक्चर्स में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट है जी, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप वहाँ से याद करेंगे। पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। हम यहाँ पर समझेंगे कि डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले देखें डेफिनेशन के मुताबिक द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब वेपर प्रेशर कैसे उसके इक्वल होगा, ये चीज़ तो हम आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें वेपर प्रेशर, उसके अंदर हमने एक बात की थी कि जो वेपर प्रेशर होगा उसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि ओपन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। क्लोज सिस्टम होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होगी और एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो वेपर्स का प्रेशर होगा, जो एग्जर्ट होगा, उसको हम कह रहे थे वेपर प्रेशर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं, इस छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, और ये आपकी बुक में आई थिंक नहीं होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बनाई है, इससे इंशाल्लाह ताला आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा से उन चीज़ों को रिकॉल नहीं करूँगा, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि वेपर प्रेशर कैसे आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। उसको आप जितना टेम्परेचर देते जाओगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं। ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये टेम्परेचर है जी। टेम्परेचर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। सेम इसी तरह से इस पॉइंट से 0 से स्टार्ट होकर वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है और 760 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो ये एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया, ठीक है। अब देखें, जैसे ही आपने ये समझ लें कि आपके पास एक बीकर था जिसके अंदर आपने वाटर लिया हुआ है और इसको आप टेम्परेचर दे रहे हो और ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, ऊपर से आपने लीड के थ्रू इसको बंद कर दिया हुआ है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो ऑब्वियसली उसकी एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। एवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कंडेंसेशन के थ्रू, वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर जब बढ़ता जा रहा है, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। अब देखें, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 20, फिर 40, फिर 80, फिर 90, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होगा 99 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो उसके नीचे मैंने 759 लिखा, यानी कि उससे एक पॉइंट नीचे। इन दो पॉइंट्स पर हम ज़रा ज़्यादा ज़ोर देंगे क्योंकि ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो आपको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखें जी, स्टार्टिंग में आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर था, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस हुआ। अभी तक वाटर जो है वो बॉयल नहीं हुआ, ठीक है, वाटर बॉयल नहीं हुआ। फिर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, अभी भी वाटर बॉयल नहीं हुआ। सेम इसी तरह से करते करते वो 90 तक चला गया, वाटर बॉयल नहीं हुआ। 99 तक चला गया टेम्परेचर, लेकिन वाटर अभी भी बॉयल नहीं हुआ। तो यहाँ तक 99 तक वाटर के साथ हो क्या रहा है, इस चीज़ को हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये हम 99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर के साथ क्या हो रहा है,
उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर एक पोलर लिक्विड है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, आपको पता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। 99 डिग्री सेल्सियस तक जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, मूवमेंट बढ़ती जा रही है। तो अभी तक 99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो समझ लें कि गर्म हो रहा है, बस एनर्जी को गेन कर रहा है। तो 99 डिग्री सेल्सियस तक जो है वाटर वो सिर्फ एनर्जी को गेन कर रहा है। सेम इसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो वेपर प्रेशर पहुंचा जी 100 तक, उसके बाद 300, फिर 400, 700, 759, 759 तक उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ चुका है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है, लेकिन अभी तक वाटर बॉयल नहीं हुआ है। जैसे ही आप देखें कि 99 से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, उसी टाइम पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जैसे ही इसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा था, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा था, तो वेपर प्रेशर जब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंचा, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्टैंडर्ड हमने कहा कि कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो अब ये इस लिक्विड का, ये जो हमने लिक्विड लिया हुआ है वाटर, इस लिक्विड का ये जो वेपर प्रेशर था अब ये किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था तो इसका भी, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे, टेम्परेचर 100 तक पहुंच चुका था। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कि ये जो प्रेशर होगा ये अटेन ही उस टाइम होगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। उससे नीचे नीचे होगा तो वो एनर्जी बस गेन होती रहेगी। 100 तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंच गया तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अब देखें, ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था टेम्परेचर, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये वाला जो पॉइंट होगा उस टेम्परेचर का, ये इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना अपनी एनर्जी गेन कर चुका होता है कि जो उसके इवेपोरेशन हो रही होती है, उसके वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो जैसे ही वो उसके इक्वल आता है वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बार बार रिपीट की हैं आपको समझाने के लिए, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार शॉर्ट करके थोड़ा सा फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से उसका वेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, वेपोरेशन की वजह से जो है वो कंडेंसेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जहाँ पर वेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा, हम उसका कहते हैं कि उस टाइम पर जो वेपर्स का प्रेशर हो रहा है उसको हम कह रहे थे वेपर प्रेशर। अब क्या हो रहा है कि जब वेपर प्रेशर इन दोनों के बढ़ने की वजह से, ये दोनों एक दूसरे की वजह से ये दोनों बढ़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा वेपोरेशन उतनी ज़्यादा कंडेंसेशन, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर है वो भी इन दोनों की वजह से बढ़ रहा है, वेपोरेशन बढ़ रही है तो कंडेंसेशन भी बढ़ रही है, ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब वेपर प्रेशर जिस टाइम इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आपकी बुक में ही लास्ट एक सेकंड पेज पर जो है एक ग्राफ बनाया गया, 3 लिक्विड्स लिए हुए हैं, डाईइथाइल ईथर है और अल्कोहल है और वाटर, इन तीनों का आपको ग्राफ दिखाया गया उनके टेम्परेचर के साथ और उनके बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। उसको हम बुक से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, तो उसको हम ज़रा बुक से देख लेते हैं। और मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये बोर्ड पे भी नज़र आ जाए, ठीक है। ये आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ के अंदर आपको बताया क्या गया जी, इस ग्राफ के अंदर बताया गया, ये ग्राफ है फिगर 5.5, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि जी शोज़ द इंक्रीज़ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर, एक जो आपके पास लिक्विड है वो है डाईइथाइल ईथर, दूसरा लिक्विड है इथाइल अल्कोहल एंड थर्ड वन वाटर विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है जी। और वाई एक्सिस पर उन्होंने वेपर प्रेशर लिया हुआ है तो वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ, ठीक है जी। एट 0 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर इज़ 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg जिसको बोल लेते हैं जी। उसके बाद ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वाइल दैट ऑफ वाटर इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी, इन तीनों लिक्विड्स का 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर बता दिया गया आपको। उसके बाद व्हेन दे हीटेड, जैसे ही आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जो ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको इन तीनों लिक्विड्स का वेपर प्रेशर बता दिया गया, ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि लेड पेंसिल से इनका वेपर प्रेशर साइड पर लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक के अंदर आपको ये दिखाया गया कि सिर्फ ये लिखा हुआ वेपर प्रेशर, जैसे ये टेम्परेचर आपको दिखाया गया ना 20, 40, 60, तो सेम इसी तरह से वेपर प्रेशर नहीं लिखा गया यहाँ पर, तो लेड पेंसिल से इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद ही जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर इंक्रीजेज रैपिडली एंड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि डाईथाइल ईथर जो है वो थोड़ा वीक लिक्विड है, उसके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो इसलिए वो आपने जैसे ही गर्म करना शुरू किया वो बहुत जल्दी जो है वो अपना वेपर प्रेशर इतना कर लेता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। तो 34.6 डिग्री सेल्सियस पर उसने बॉयल होना शुरू कर दिया। वाइल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज स्लोली बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ वाटर आर स्ट्रोंगर, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि वाटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। तो जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो वेपोरेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था। अब आप ये देखें कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जबकि डाईथाइल ईथर जो है वो 34.6 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो गया। टेम्परेचर का आप डिफरेंस देख लें कि कितना डिफरेंस है। डाईथाइल ईथर के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो इसलिए वो जल्दी बॉयल हो रहा है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा स्लोली और ज़्यादा देर के बाद जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, ये ग्राफ आपको दिखाया गया था। उसके नीचे आपको 3 जो हैं वो इनके फैक्टर्स बताए गए हैं जिन पर ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट वन नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्ड एक्सटर्नल प्रेशर। तो नेचर ऑफ लिक्विड ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या होती है। आपने पढ़ा हुआ है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स पड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो अगर कोई पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में कोई लिक्विड है जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, जैसे अभी हमने बात की है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है वो उनकी एवेपोरेशन जो है वो कुछ देर के बाद होगी। एवेपोरेशन कुछ देर के बाद होगी तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी कुछ देर के बाद क्रिएट होगा, और सेम इसी तरह से यानी कि आप चलते जाएं सो ऑन। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी काफ़ी देर के बाद जाकर इस्टेब्लिश होगा। बॉयल जो है वाटर जो है वो बॉइलिंग उसकी काफ़ी देर बाद स्टार्ट होगी। इसके अंदर बाकी आपकी बुक के अंदर लिख दी हैं लाइंस, आप वो पढ़ लीजिएगा, आपको उम्मीद है कि ये क्लियर पहले से ही है, हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेम वही चीज़। नेचर ऑफ लिक्विड्स के अंदर आपने बताना है कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह के हैं, पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, किस तरह के उनके दरमियान में बॉन्ड्स हैं। सेकंड जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये अभी हमने ये भी बात की है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उनको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हायर टेम्परेचर पर जो उनका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। थर्ड जो है एक्सटर्नल प्रेशर, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हम प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं, आपकी बुक में भी इसी की एग्जांपल लिखी हुई है, उसके अंदर हम देखते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसको आपके बुक में प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल लिखी हुई है। अच्छा, आपके पास एक कंटेनर है जिसको हमने ऊपर लीड के थ्रू इसको क्लोज़ कर दिया, यानी कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर ये लिक्विड था। अब आप ये देखें कि हम इसको टेम्परेचर तो दे रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से इसकी एवेपोरेशन भी हो रही है, और एवेपोरेशन के साथ साथ उसकी कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हो रही हैं, ठीक है, और वेपर प्रेशर भी इसके अंदर है। अब हमने कहा एक्सटर्नल प्रेशर भी डिपेंड करता है। आप समझ लें कि ये एक्सटर्नल प्रेशर की हमने एक लाइन बना ली है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैं कहता हूँ 100 तक जा रहा है,
ठीक है। अब 100 तक इस कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो जब 100 के करीब पहुंचेगा, उसके इक्वल आएगा, तो ये लिक्विड जो होगा ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करें कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दें। अब आप क्या कर सकते हैं कि हम इस लिक्विड को जो है जल्दी बॉयल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि काफ़ी जल्दी जो है वो बॉयल हो जाए, इसको ज़्यादा देर ना लगे। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को हम चेंज करके इसका जो प्रेशर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यानी कि अगर हम एक्सटर्नल जो प्रेशर है हमारे पास उसको हम डिक्रीज़ कर देंगे तो ये जल्दी उसके इक्वल आ जाएगा, और अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो ये उसको काफ़ी देर लगेगी। इसको मैं समझा देता हूँ, आप परेशान ना होइए। हमने कहा कि जी एक्सटर्नल प्रेशर फॉर एग्जांपल 100 है, अब हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये उसके इक्वल आ जाए। हमने क्या किया कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को हमने कर दिया डिक्रीज़, ठीक है, हम 100 से ले आए हैं 50 तक। अब फॉर एग्जांपल इसको 100 तक 100 प्रेशर तक जाने में इसको लग रहे थे 10 मिनट, ठीक है। ये हम वैसे ही मिसाल के तौर पर समझ रहे हैं, ऐसा आप ये ना कहिएगा कि ये क्या पढ़ा दिया, ये कौन सा लिक्विड है, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। 10 मिनट लग रहे थे उसको 100 प्रेशर तक जाने में। अब हमने क्या किया, उसको डिक्रीज़ कर दिया, हम 50 तक ले आए हैं। अब इसको 10 मिनट से कितना मिनट लगेगा, सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। अगर 10 मिनट में वो 100 तक जा रहा था तो 5 मिनट्स में वो 50 तक आ जाएगा इजीली। हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो वो जल्दी उसके इक्वल आ जाएगा। हम कहते हैं ना जब प्रेशर जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा तो उस टाइम लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हमने इसको जल्दी बॉयल करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसी को कम कर देंगे ताकि वो जल्दी उसके इक्वल आए और लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए। अब ये सिस्टम हम प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं, हमने ऊपर से उसको बंद कर दिया, लिक्विड जो नीचे से हीट दे रहे हैं तो लिक्विड जो है उसमें से एवेपोरेशन हो रही है। हमने क्योंकि बंद किया हुआ है उसके अंदर अब प्रेशर इतना क्रिएट हो रहा है, होता जा रहा है कि वो बहुत जल्दी जो है वो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है, आप सालन वगैरह घर में पकाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसके इक्वल आकर और बॉइलिंग उसकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से हम इसको अगर इंक्रीज़ कर दें तो साथ साथ उसका जो होगा, जो आप कंटेनर है या प्रेशर कुकर जो भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, उसको उतनी ही देर लगेगी बॉइलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तीसरा आ गया एक्सटर्नल प्रेशर। ये तीनों चीज़ें डिपेंड, इन तीनों चीज़ों पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। तो ये तीनों फैक्टर्स और इसकी डेफिनेशन और थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आती है तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ता है, और अगर शॉर्ट में है तो जस्ट आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट की और साथ कोई सी एक एग्जांपल दे दें, वाटर की एग्जांपल दे दें, इनफ है। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो या क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नीचे ही मौजूद है, ठीक है। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।